नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। मित्रों, आज मैं कथा साहित्य के बारे में प्रकाश डालूंगा। भारतीय कथा साहित्य का विश्व साहित्य में अत्यंत आदरणीय स्थान रहा है। कुछ अंशों में भारतीय कला साहित्य, भारतीय कथा साहित्य विश्व कथा साहित्य का जनक कहा जा सकता है। कथा साहित्य की रोचकता, सरलता, मधुरता, भावाभिव्यक्ति और उपदेशात्मकता ने विश्व के सभी विद्वानों से प्रशंसा प्राप्त की है। इसमें भारतीय विचारधारा, कार्यकलाप और नैतिकता की झांकी प्राप्त होती है। अधिकांश कथा साहित्य में व्यक्ति विशेष का नाम न रखकर पशु, पक्षी या अन्य जीवों को उसके प्रतीक के रूप में रखा गया है। अतः आलाप वृद्ध उसकी मनोहरता पर आकृष्ट होते हैं। इसमें शेर, बिल्ली, चूहा, गीदड़, कौवा, कछुआ आदि नीति शिक्षा, आचार शिक्षा और कर्तव्य उपदेश देते हैं। इसमें कहीं कुतूहलता है, कहीं विनोद है, कहीं हास्य और कहीं उल्लास है, कहीं छल प्रपंच है, कहीं प्रेम है तो कहीं विश्वासघात, कहीं धर्म है तो कहीं नीति, कहीं सदाचार है तो कहीं व्यवहार ज्ञान, कहीं भाव सौष्ठव है तो कहीं काव्य सौंदर्य। इस वैचित्र्य के कारण सभी प्रकार की रुचि वाले व्यक्तियों के लिए कथा साहित्य आकर्षक और मनोरंजक रहा है। कथा साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है: अद्भुत कथा, लोक कथा, कल्पित कथा और पशु कथा। व्यवहारिक दृष्टि से संस्कृत साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है: नीति कथा, जिसे उपदेशात्मक पशु कथा का भी कहते हैं, दूसरा लोक कथा। लोक कथा में ही अद्भुत कथा और कल्पित कथा का भी समावेश हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कथा साहित्य का उद्गम और विकास किस प्रकार हुआ। तो कथा साहित्य का उद्गम वैदिक साहित्य से ही हुआ है। ऋग्वेद में कई संवाद सूक्त जिसमें कथा साहित्य का मुख्य संवाद तत्व प्राप्त होता है। ऋग्वेद में मानवेतर जीवों को मानव का प्रतिनिधि बताया गया है और उनसे वैयक्तिक संपर्क स्थापित किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 103 सूक्त में वर्षाकालीन मेढकों की ध्वनि की तुलना ब्राह्मणों के वेद पाठ से की गई है। इतना ही नहीं, उन्हें वर्ष भर तपस्या करने वाले व्रती ब्राह्मण कहा गया है। कहा गया है कि संवत्सरं शयानान् ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः वाचं पर्जन्य जिन्वितां प्रमंडूका अवादिषु। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 108वें सूक्त में देवशुनि, शर्मा और पणियों का संवाद प्रस्तुत किया गया है। इसमें शर्मा कुतिया है। पणियों अर्थात कृपणों को उपदेश देती है कि वे धन दान दें। पणि शर्मा को मित्र और बहन कहकर पुकारते हैं। इसमें जीव जंतुओं के साथ आत्मीयता का बीज प्रकट होता है। यही कथा साहित्य का बीज है। यास्क ने निरुक्त में इत्यहासिका कहकर इंद्र, वृत्त, युद्ध आदि को कथा का रूप दिया है। बृहद देवता में और कात्यायन कृत सर्वानुक्रमणी की सदगुरु शिष्य कृत वेदार्थ दीपिका टीका में इन कथाओं का विस्तृत रूप से वर्णन प्राप्त होता है। 15वीं शताब्दी ईस्वी
के दया द्विवेदी ने नीति मंजरी में वैदिक आख्यानों को नीति कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें उपदेशात्मक अंश पंचतंत्र आदि के तुल्य पद्य में है और वैदिक कथाएं और कथा वैदिक है जो गद्य में लिखी गई है। द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया इत्यादि जो ऋग्वेद में है वह प्रकृति को वृक्ष और जीवात्मा तथा परमात्मा को उस वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी बताया है। ब्राह्मण ग्रंथों में ये कथाएं अपने विस्तृत रूप में प्राप्त होती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कथा के साथ उपदेशात्मक पद्यों का भी समावेश मिलता है। उपदेशों में जीव जंतु कथाएं और विकसित रूप में है। छांदोग्य उपनिषद में एक व्यंग कथा में भोजन के लिए कुत्ते अपना एक नेता चुनते हैं। उसी में दो हंसों के वार्तालाप में रैकव का ध्यान आकृष्ट होता है। छांदोग्य में ही जवाला के पुत्र सत्यकाम को बैल, हंस और मदगु एक प्रकार का पक्षी है ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। महाभारत में पशु कथाएं और विकसित रूप में मिलती हैं। शांति पर्व तथा अन्य पर्वों में पंचतंत्र की कथा के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। इसमें सोने के अंडे देने वाली चिड़िया की कथा है। धार्मिक बिल्ली की भी कथा है जो चूहों को विश्वास दिलाकर अपने बस में करती है। चतुर श्रृगाल की भी कथा है जो अपने साथियों को धोखा देकर लूट का माल अपने अधिकार में कर लेता है। आदि पर्व में कुत्ते की कथा, गज कच्छप कथा, वन पर्व में मनु मत्स्य कथा, शांति पर्व में 12 नीति कथाएं हैं। रामायण में नीति कथाओं का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व भरहुत स्तूप पर पशु कथाओं का नाम खुदा हुआ है। पतंजलि जिनका समय 150 ईसा पूर्व में माना जाता है, इन्होंने कथा सूचक लोकोक्तियों अजाकृपाणीय काकतालीय आदि तथा जन्मसिद्ध शत्रुता के उदाहरण के रूप में अहिनकुलम, काकोलुकीयम जैसी नीति कथाओं का उल्लेख किया है। बौद्धों के जातक कथाएं 380 ईसा पूर्व के लगभग विद्यमान थीं। इसमें बुद्ध के उपदेश कथाओं के रूप में हैं और उनके स्पष्टीकरण के लिए कथाएं कही गई हैं। इसमें बोधिसत्व के बानर, मृग आदि जन्मों की कथाएं भी हैं जिनका पंचतंत्र की कथाओं से अत्यंत साम्य है। आदि सूर्य की जातक माला संस्कृत में है। इसमें 35 जातकों का संग्रह है। ये नीति कथा के रूप में है। बौद्ध जातक ग्रंथों के अनुकरण पर जैनों ने भी जातक ग्रंथ लिखे। इनमें जैन तीर्थंकरों के पूर्व जन्म का वर्णन है। कुछ जैन जातकों पर पंचतंत्र का प्रभाव दिखाई देता है। एक चीनी विश्वकोश जो 668 ईस्वी का है, इसमें 200 बौद्ध ग्रंथों में संग्रहित कुछ कथाओं का अनुवाद मिलता है। हरिशेण के बृहत कथा कोश जिसका समय 932 ईस्वी है, उसमें एक जैन सिद्धांत के लिए अनेक कथाएं मिलती हैं। इससे ज्ञात होता है कि ईस्वी सन से पूर्व भारत में नीति कथाओं का पर्याप्त विकास हो चुका था। अब एक प्रश्न उठता है कि नीति कथाओं की विशेषताएं क्या हैं। ये नीति कथाएं बालोपयोगी हैं। इसमें कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते, कथा रूप में नीति के रहस्यों को समझाया गया है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें मानव पात्र न होकर जीव जंतु या पशु पक्षी पात्र हैं।
तीसरी विशेषता ये है, ये मुख्यतया नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र से संबद्ध है। चौथी विशेषता इसकी यह है कि इसमें जीवन का व्यवहारिक पक्ष वर्णित है। दैनिक जीवन, दैनिक व्यवहार, व्यक्ति और समाज का संपर्क, कर्तव्योपदेश आदि वर्णित है। पांचवी विशेषता यह है कि इसमें नीति और धर्म की शिक्षा दी है, अतः धर्मशास्त्र से भी इसका संबंध है। मित्रों, नीति कथाओं की छठवीं विशेषता यह है कि इसमें जीवन के भले और बुरे दोनों पक्षों का वर्णन है, जैसे जीवन की पवित्रता, कर्तव्य पालन, मित्र की रक्षा, वचन पालन आदि गुणों के वर्णन के साथ ही ब्राह्मणों का छल प्रपंच और दंभ, अंतःपुर के कपट व्यवहार, स्त्रियों की दुष्चरित्रता आदि दोषों का भी वर्णन मिलता है। नीति कथाओं की यह भी विशेषता है कि इसमें कथा, नीति, सदाचार, व्यवहारिक ज्ञान, धर्म, दर्शन, उपदेश और काव्य सौंदर्य का बड़ा सुंदर समन्वय है। इसमें एक मुख्य कथा के अंतर्गत अनेक उपकथाओं का समावेश होता है। ये नीति कथाएं पशु पक्षियों आदि से संबद्ध होती हैं, अतः मानव मात्र के लिए रोचक और उपादेय